हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्सुर में। देखिए, आज इस वीडियो हम लोग डिस्कशन करेंगे टॉप 30 जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और तो फिर इस वीडियो में सोच लेके एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। बाकी वैकेंसी ये जो क्लासेस चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग कोई दिक्कत होती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके मन में जो भी और डाउट्स होते हैं मैं उसका जो भी आपको प्रॉब्लम होते हैं उसका सॉर्ट आउट कर पाऊँ। और देखिए, ये जो क्लास चल रही है वो बेसिकली क्या है, एफसीआई वॉचमैन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए और आईसीआर एग्ज़ाम के लिए। और इसके अलावा जो भी वेरियस स्टेट गवर्नमेंट की जॉब आती है और इसके अलावा जो अदर और वेरियस एग्ज़ाम्स होती हैं उनके लिए सभी के लिए लगभग काम करने वाली है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन का पैटर्न तो लगभग सेम ही रहता है, ज़्यादातर चेंजेस नहीं होती है। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड हैं वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। बाकी जो क्लास के अकॉर्डिंग कोई चीज़ समझ नहीं आती तो अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और सारा चीज़ आपको और अच्छे से समझाता हूँ। फिर वहाँ वीडियो में जो क्लासेस वगैरह जो चलती हैं उनमें तो खैर आगे डिस्कशन हम लोग करेंगे ही करेंगे। ओके, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि खानवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक के द्वारा लड़ा गया। क्या ये अकबर के द्वारा लड़ा गया, औरंगजेब के द्वारा, हुमायूं के द्वारा और बाबर के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है, बाबर के द्वारा लड़ा गया। अब यहाँ पे देखिए दो जो मेजर बैटल है उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, जिसमें पहला होता है खानवा का युद्ध। तो अगर हम बात करते हैं खानवा का युद्ध के बारे में, है ना, यहाँ अगर हम बात करें खानवा के युद्ध के बारे में तो देखिए खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 16 मार्च, है ना, 16 मार्च सन 1900 आपका हो जाता है, सॉरी यहाँ पे ये हो जाता है आपका 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था। और किन के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपके, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ये जो है मुगल सम्राट बाबर के द्वारा और साथ ही साथ जो राणा सांगा है उनके द्वारा ये युद्ध जो है लड़ा गया था। और उसके बाद सेकंड जो युद्ध होता है घाघरा का, है ना, तो घाघरा का युद्ध जो है आपको आप सभी को पता होगा, ये लड़ा गया था आपका 6 मई, है ना, 6 मई 1529 को ये लड़ा गया था, है ना, आपका घाघरा का युद्ध। और वो भी किन के बीच में लड़ा गया था? तो आई होप आप सभी को पता होगा, एक तो बाबर हो गया और दूसरा जो है बंगाल, है ना, आपका जो बंगाल हो गया और जो बिहार के सैनिक हो गए, है ना, और जो बिहार के आपके सैनिक हैं उनके साथ संयुक्त रूप से युद्ध किया था किसने? बाबर ने। तो आई होप आप सभी को ये नॉलेज और इंटरेस्टिंग लगा होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखिए, खानवा का जो युद्ध है वो लड़ा गया था 16 मार्च 1527 में। और उसके बाद और किन के बीच में लड़ा गया था खानवा का युद्ध? तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था बाबर के बीच में और राणा सांगा के मध्य में। उसके बाद आता है आपका सेकेंड जो है घाघरा का युद्ध, ये लड़ा गया था 6 मई को 1529 को। और ये किन के बीच में लड़ा गया था? एक तो बाबर हो गया और उसके बाद जो बंगाल और बिहार के जो सैनिक थे उनके साथ बाबर ने संयुक्त रूप से युद्ध लड़ा था। ओके, आई होप इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला नंबर का सवाल है। अगला नंबर का सवाल जो भी है ये भी है बैटल से रिलेटेड है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए कि चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। मतलब जो चौसा का युद्ध है वो किन के बीच युद्ध हुआ था? तो आपको बताना है क्या ये औरंगजेब और शेर शाह के बीच हुआ था, या फिर और अकबर और शेर शाह के बीच में, या फिर जो बाबर और शेर शाह उनके बीच में, या फिर हुमायूं और शेर शाह के बीच में, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था चौसा का युद्ध। और ये कब लड़ा गया था इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, एक और फैक्ट है, ये लड़ा गया था आपका सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे ये लड़ा गया था आपका 26 जून और सन हो जाएगा 1539 को ये युद्ध जो है लड़ा गया था। ओके, अगला नंबर का सवाल देख लेते हैं। अगला नंबर का सवाल काफ़ी इजी और काफ़ी अच्छा भी है। आई होप आप सबको क्वेश्चन जो है पसंद आ रहे होंगे। और देखिए 30 क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूँ ना, 30 क्वेश्चन आप लोग उसमें ज़रूर बताइए कि आपने 30 में से कितने जो है क्वेश्चन वो है सॉर्ट आउट किए हैं, मतलब सही करे हैं। तो अगला तीसरा नंबर का सवाल सुन लीजिए, सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? आपको बताना है कि सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी। क्या ये बाबर ने अपनाई थी, हुमायूं ने अपनाई थी, या फिर शाहजहां ने, या फिर अकबर ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। अगला नंबर का सवाल है, चौथा नंबर का सवाल यहाँ पे सुनिए कि इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया। क्या इतिहासकारों ने बाबर को दिया, अकबर को दिया, या फिर शाहजहां को, या फिर हुमायूं को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो इतिहासकार हैं उन्होंने अकबर को राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा दिया था। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत 22 क्या है। आपको बताना है कि भारत 22 क्या है। क्या भारत 22 एक
एक नए सोलर लैम्प का नाम है, या फिर यह एक सेबी का नया विंग है, या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF जिसको हम लोग बोलते हैं ये है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एक्सचेंज ट्रेड फंड है। और देखिए इसके ऊपर हो सकता है कि टाइम जैसे मेरे को मिलता है तो एक नया लेक्चर सीरीज़ मैं ले आऊँगा, छोटा सा ही बनेगा, ज़्यादा उतना बड़ा भी नहीं, लेकिन काफ़ी कमाल का और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसके बारे में और किसी दूसरे क्लास में डिस्कशन करेंगे, पार्टिकुलर इसके ऊपर एक लेक्चर सीरीज ला देंगे। अगला नंबर का सवाल सुनिए, 6वां नंबर का क्वेश्चन आपको पसंद मतलब यहाँ पे है। और देखिए क्लास अब सीरीज़ अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए 6वां नंबर का सवाल है कि भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैंने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च भी किया। बाकी यहाँ पे आपके मन में जो भी और सवाल होते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो प्लीज़ कमेंट्स में राइट डाउन ज़रूर करिएगा और बताइएगा क्या मुंबई में स्थापित किया गया था, दिल्ली में स्थापित किया गया था, या फिर इलाहाबाद में, या फिर कोलकाता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली में। देखिए कई जगह मुंबई दिया जाता है तो प्लीज़ आप लोग इसका सही आंसर हो सके तो सजेस्ट ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मैं जो बता रहा हूँ जहाँ तक मुझे पता है मैंने देखा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है 7वां नंबर का सवाल देखिए, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। क्या भारत का सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है, या फिर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, या फिर OTCEI है, या फिर ऑप्शन नंबर जो 4 है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज है। तो जी हाँ आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 7वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। ओके, सो आई होप आप सबको ये जो इसका आंसर जो है पता चल गया होगा। और देखिए एक चीज़ और कहना चाहूँगा, क्वेश्चन को लेकर आप लोग डाउट मत करिए कि क्वेश्चन जो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेगी। नीचे में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा, या फिर आप लोग डायरेक्टली जाके टेलीग्राम में जॉब्स फॉर यू करके सर्च कर सकते हैं ना, वहाँ पे उसका जो ऑफिशियल वाला आएगा उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको ये वाली जो क्लास है वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे के दौरान आपको मिल जानी है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है। क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन शामिल नहीं है, या फिर संपत्ति और आय का न्यायोचित वितरण शामिल नहीं है, या फिर पूर्ण रोजगार शामिल नहीं है, या फिर कीमत स्थिरता शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो पूर्ण रोजगार है ये भारत के राजकोषीय नीति में शामिल नहीं है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, 9वां नंबर का सवाल है भाई, काफ़ी शानदार और काफ़ी जानदार है कि भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी कौन सी है। क्या ये जमुनापरी है, बर्बरी है, या फिर ब्लॉक बंगाल है, या फिर बीटल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहला नंबर है जमुनापरी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। मतलब भारत में जो सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी है वो कौन सी प्रजाति की है, जमुनापरी है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, 10वां नंबर का भी क्वेश्चन काफ़ी शानदार है कि भारत में हायसिंथ नाम का जो जंगली घास है वो किस महाद्वीप से आई है। क्या जो हायसिंथ नामक जो जंगली घास है वो दक्षिण अमेरिका से आई है, या फिर उत्तरी अमेरिका से, या फिर अफ्रीका से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो साउथ अमेरिका से आई है हायसिंथ नामक जो जंगली घास है वो, है ना। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। 11वां नंबर का सवाल काफ़ी शानदार है। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था। आपको बताना है कि मेगास्थनीज है ना। और आपको चलिए वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में पूछ लेता हूँ, पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूँ कि मेगास्थनीज के अनुसार आपको बताना है कि भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था। क्या मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 12 भागों में विभक्त था, 10 भागों में बटा हुआ था, या फिर 4 भागों में बटा हुआ था, या फिर 7 भागों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेगास्थनीज के अनुसार जो भारतीय समाज है वो कितने वर्गों में बटा हुआ था, 7 वर्गों में, 7 भागों में डिवाइडेड था इंडियन सोसाइटी। आपको बताना है कि जो मेगास्थनीज था वो इंडिया कब आया था, है ना। इंडिया आपको बताना है कि इंडिया कब आया था, और उसके बाद आपको किसके टाइम पीरियड में आया था इंडिया में, है ना, मेगास्थनीज, और ये कब से कब तक इंडिया में रहा, और किस क्षेत्र में आया था, क्या करने के लिए इंडिया जो है आया था। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल है 12वां नंबर का सवाल, काफ़ी शानदार है। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया। आपको बताना है ना कि भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग जो है किसने
आरंभ किया? क्या भारतीयों के लिए अशोक ने सिल्क मार्ग का आरंभ किया, या फिर फाहयान ने, या फिर कनिष्क ने, या फिर हर्ष ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो तीसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कनिष्क ने भारतीयों के लिए जो है सिल्क मार्ग, जो सिल्क रूट होता है ना, सिल्क रोड होता है, वो प्रारंभ कराया, चालू कराया। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, 13वां नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? आपको बताना है कि भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। क्या इस दिन राष्ट्रीय कैंसर दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, या फिर राष्ट्रीय क्षय रोग दिवस, या फिर राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो 10 फरवरी को भारत में है ना, भारत को जो है राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस की मान्यता मिली है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल भी काफ़ी अच्छा है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितने समय का अंतर होता है? देखिए, जो लगभग बहुत टाइम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर एटलीस्ट पहली बार, और जिनकी ज्योग्राफी अच्छी होगी, जिन्होंने 6, 7, 8 में ज्योग्राफी अगर अच्छे से पढ़ी होगी, रीड करी होगी, तो उनको आई होप ये क्वेश्चन का जवाब देने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप ज़रूर तुक्का लगाइए, या फिर करेक्ट आंसर ज़रूर राइट डाउन करिए। क्या जो ग्रीनविच टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, उनके बीच में 5 घंटे 10 मिनट का अंतर है, या फिर 5 घंटे 30 मिनट का, या फिर 5 घंटे 40 मिनट का, या फिर 5 घंटे 20 मिनट का अंतर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका सही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, IST, और जो होता है आपका ग्रीनविच है ना, जो आपको होता है ग्रीनविच टाइम के बीच में कितने घंटे का अंतर हो जाता है? तो 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर होता है। ओके, सो अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, काफ़ी शानदार और काफ़ी जानदार क्वेश्चन है, कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है ना? आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा जो थोरियम है ना, उसका भंडार है। आपको बताना है, क्या ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, या फिर असम में, या फिर कर्नाटक में, या फिर तमिलनाडु में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, पहला, यानी कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में भारत के जो आंध्र प्रदेश राज्य है, वहाँ पे थोरियम का सबसे ज़्यादा भंडार है। थोरियम सबसे ज़्यादा यहीं से माइंस किया जाता है, या फिर यहीं पे पाया जाता है ना। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए। अगला नंबर का 16वां नंबर का सवाल भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छा है। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि यहाँ पे है ना, पूछा जा रहा है कि कौन सा वार्षिक मेला ऊंट व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? क्या कुंभ मेला प्रसिद्ध है ऊंट के व्यापार के लिए, या फिर सूरज कुंड मेला प्रसिद्ध है, या फिर पुष्कर मेला, या फिर सोनपुर मेला? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, है ना, जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुष्कर मेला जो है, पुष्कर मेला ऊंट व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध है ना। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये ऊंट के व्यापार के लिए सर्वोत्तम मेला माना जाता है, और ये बेसिकली लगता है आपका कहाँ, राजस्थान में, है ना। आई होप आप सभी को ये सारा चीज़ जो है पता रहा होगा। और उसके बाद देखिए, सोनपुर मेला में आपको बताना है कि सोनपुर मेला में, चलिए आपको बता देता हूँ, ये क्या है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला होता है, जो कि होता है आपके बिहार में, है ना। जी हाँ, आई होप आप सभी को ये चीज़ पता रहा होगा। उसके बाद अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। पीडीएफ की टेंशन कोई नहीं लेगा। पीडीएफ आपको वीडियो जैसे ही अपलोड होता है यूट्यूब में, उसके 1 घंटे के दौरान आपको 110% मिल जाएगा। बशर्ते आप लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं अगर आपको सारा चीज़ पसंद आता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। 17वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? क्या कर्क रेखा बिहार से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है, या फिर हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, या फिर उत्तर प्रदेश से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, यानी कि जो कर्क रेखा है वो झारखंड से होकर गुजरती है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि हिमालय की श्रेणी में सबसे प्राचीनतम, आपको बताना है कि हिमालय की श्रेणी में सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? क्या ये बृहत हिमालय श्रेणी है, या फिर शिवालिक श्रेणी है, या फिर धौलाधार श्रेणी है, या फिर निम्न श्रेणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका, है ना, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा बृहत हिमालय की श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है ना, 20वां नंबर का सवाल, कि पटकाई बूम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में स्थित है? क्या ये विंध्याचल में स्थित है, सतपुड़ा में स्थित है, या फिर पूर्वोत्तर में स्थित है, या फिर पूर्वी घाट में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पूर्वोत्तर में स्थित है आपके पटकाई बूम, नागा हिल और लुसाई हिल। आपको एक चीज़
और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो 110% ज़रूर बताइएगा कि जो पूर्वोत्तर है वो भारत के जो पूर्वोत्तर इलाका है वो भारत के किस किस राज्य में बिलोंग करता है, किस किस राज्य में ये जो सीमा है वो आती है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, काफ़ी अच्छा और काफ़ी शानदार है, काफ़ी इजी लेवल का सवाल है। 20वां नंबर का सवाल है कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, आपको बताना है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने करी, क्या बाबर ने की, औरंगजेब ने करी, या फिर अकबर ने करी, या फिर हुमायूं ने करी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबर को कहा जाता है भारत में मुगल वंश का संस्थापक। और देखिए आपको बताना है कि भारत में जो मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी और बाबर ने कब करी थी भारत में मुगल वंश की स्थापना। ओके, सो अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। अगला नंबर का सवाल है कि भारत में किस यहाँ पे देखिए ऐसा होगा ना कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। क्या लेखिया से प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका से, या फिर घाघरिया से, या फिर आदमगढ़ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, भीमबेटका से, है ना। भीमबेटका से सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक शिलाश्रय के जो चित्र हैं वो प्राप्त हुए हैं। अगला नंबर का सवाल सुनिए, 22वां नंबर का सवाल है। और देखिए भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से लगती है। आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की सीमा जो है नेपाल से लगती है। क्या अरुणाचल प्रदेश की लगती है, सिक्किम की लगती है, मणिपुर की लगती है, या फिर पंजाब की लगती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि जो मणिपुर है, भारत का जो मणिपुर राज्य है उसकी सीमा नेपाल से लगती है। ओके, सो अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। अगला नंबर का सवाल है कि 23वां नंबर का सवाल है कि जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु होती है। आपको बताना है कि जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु होगी। काफ़ी इजी और काफ़ी एकदम बेसिक लेवल का सवाल है, एकदम इजी है। क्या शरद ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है, या फिर ग्रीष्म ऋतु होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि भारत में जून से लेके, है ना, जून से लेके सितंबर के बीच में यहाँ पे कौन सा होता है, रैनी वाला होता है ना आपका जो वर्षा ऋतु होता है वो होता है भारत में। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है, काफ़ी शानदार है। भारत का सबसे बड़ा भारतीय भूखंड है। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा भारतीय भूभाग वाला हिस्सा कौन सा है। क्या ये तटीय भाग है, या फिर उत्तर का पर्वतीय भाग है, या फिर प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप पठार है, या फिर गंगा का मैदान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि भारत का सबसे बड़ा भारतीय भूखंड है प्रायद्वीप पठार। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है, 25वां नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में नहीं है, या फिर भारत में स्थित नहीं है। क्या ये केटू है, या फिर कंचनजंगा है, या फिर माउंट एवरेस्ट है, या फिर नंदा देवी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है भारत में स्थित नहीं है। ये बेसिकली कहाँ है आप सभी को पता होगा, ये है नेपाल में। ओके, सो अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, 26वां नंबर का, इनमें से कौन सा केरल को तमिलनाडु से मिलाता है। देखिए यहाँ पे एक्चुअल में इसको सही कर लेंगे ना, ये मिलाता होगा। इनमें से कौन सा केरल को तमिलनाडु से मिलाता है। क्या थालघाट मिलाता है, या फिर सिपकिला जोड़ता है तमिलनाडु को केरल से, या फिर पालघाट जोड़ता है केरल को तमिलनाडु से, या फिर भोरघाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो पालघाट है ना आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा 3। जो पालघाट है वो केरल को तमिलनाडु से मिलाता है, जोड़ता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे काफ़ी शानदार और काफ़ी इजी लेवल का है। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। क्या 20 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है, 35 डिग्री का अंतर है, या फिर 40 डिग्री का अंतर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। जी हाँ, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा 30 डिग्री का जो है अंतर है अक्षांशीय विस्तार में। ओके, सो अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। अगला नंबर का सवाल भी काफ़ी अच्छा है। एक में अक्षांशीय पूछा था, एक में देशांतरी। आपको बताना है कि भारत के देशांतरी विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। क्या 20 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है, 40 डिग्री का, या फिर 50 डिग्री का। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो है 30 डिग्री का अंतर है ना, अंतर है भारत के देशांतरी विस्तार में। अगला नंबर का और आज का 29वां नंबर का सवाल हो जाता है यहाँ पे कि भारतीय रंगमंच में यौनिका पर्दा का आरंभ किसने किया। आपको बताना है कि भारतीय रंगमंच में यौनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया। क्या पार्थियनों ने किया, या फिर शकों ने, या फिर यूनानियों ने, या फिर कुषाणों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो यूनानी थे, है ना, यूनानियों ने ही भारत में भारतीय रंगमंच में यौनिका पर्दा प्रथा का जो है प्रारंभ किया। अगला नंबर का सवाल और आज का अंतिम सवाल है ना। अंतिम नंबर का सवाल ये है कि भारत में
स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किन्होंने प्रारंभ किया? क्या शक ने, या फिर कुषाण ने, या फिर यूनानियों ने, या फिर पार्थियन ने? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यूनानियों ने भारत में स्वर्ण मुद्राएं प्रारंभ कराई। और देखिए कल है भाई 26 जनवरी है ना, हमारा संविधान दिवस है, गणतंत्र दिवस है, और आप सभी को इसकी पहले से ही हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए कल हो सके तो कल दोपहर में या फिर कल हम लोग डिस्कशन करेंगे जो आपका कल हम लोग बात करेंगे एफसीआई है ना, एफसीआई वॉचमैन का जो एग्ज़ाम है ना, एफसीआई वॉचमैन एग्ज़ाम पर चर्चा करेंगे हम लोग है ना। कल एग्ज़ाम आखिर इसका एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, और एग्ज़ाम होगा तो कब होगा, कल इसी पे हम लोग इसी टॉपिक को लेके हम लोग कल चर्चा करेंगे। और देखिए अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को भी आप लोग क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने में बस विदिन जस्ट सेकेंड लगने वाला है, किसी को कोई चार्ज पेमेंट वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ यार अगर कंटेंट आपको पसंद आया होगा, मेहनत आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ ऐसे ही कंटेंट और जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए आप जो है जॉब्स फॉर यू को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको टाइमली सारा चीज़ मिल सके। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।